डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, अनदर असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर। इस बार हिमाचल प्रदेश की 2025 की पेपर। आज मुझे नहीं पता कि 2026 की हुई है या नहीं, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट पेपर है। सॉरी, मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कि मेरे किस प्यारे स्टूडेंट ने इसको भेजा है, क्योंकि ये कुछ महीने पहले भेजा गया था। मैं खोज रहा था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भी इसको भेजा, और सभी अपने मेरे स्टूडेंट को जो कि काफी पेपर भेजते हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको एक्सप्लेन करने की। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस 2025 के पेपर 100 क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। एम वही होगा कि अपनी नॉलेज को थोड़ा डेल्टा बढ़ाएं, और इन क्वेश्चन के बेसिस पे आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें उसको यूज करें, उस नॉलेज को जो हमने थोड़ी सी बढ़ाई है। यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या बक बक कर रहे हैं, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का। अभी तो लार्जली पॉलिटिकल साइंस में, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। लेट अस बिगिन। हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 पॉलिटिकल साइंस डोमेन PYQA। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर हो शुरू, मेरे कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो उनको मैं बता रहा हूँ, और उनको भी जिन्हें कि बिल्कुल पता नहीं है, दिस टाइम फर्स्ट टाइम आप लोग के डिमांड पे फाउंडेशन बैच, जिसमें कि हम लोग क्लास के बेसिस पे, मतलब एक लेक्चर के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिलेबस, जो यूजीसी नेट की सिलेबस को कवर करके, जिससे कि आपको डायरेक्ट फायदा सेट असिस्टेंट प्रोफेशनल में भी होगा कि किस लेवल तक हमें जानकारी चाहिए इन एग्जाम के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। ये एक कोशिश है जो मैं कर रहा हूं, देखते हैं कैसा रहता है। यदि आप इसका एक हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप 1 अगस्त से ये आएगी, उसकी अनाउंसमेंट होगी, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा एज यूजुअल। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो एज नॉमिनल प्राइस। आइए अब एक एक करके क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करके अपनी नॉलेज को थोड़ा सा, जैसा मैं कहता हूं, डेल्टा बढ़ाते हैं। जैसा मैं हर पेपर में करता हूं कि ओवरऑल ये पेपर कैसा है उस पर मेरी राय जो है। ये पेपर शुरुआत अच्छे से होती है, लेकिन बीच में काफी भटक जाता है। बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन है। ये किसने कहा, ये बुक किसने लिखा, बहुत अननोन से बुक, अननोन से कोट, अननोन से थिंकर ले आते हैं। मतलब बीच में काफी ये सतही सुपरफिशियल ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट क्वेश्चन यदि बहुत गंभीर हो तो बात समझ में, आरपीएससी में जैसे आते हैं उस टाइप की, थोड़ी निराशा पैदा करती है। लेकिन काफी चीजें फिर भी, चूंकि 100 क्वेश्चन है, आप काफी चीजें सीख सकते हैं। मुझे अलाउ कीजिए कि मैं काफी तेजी से बढ़ूं। बहुत चीजें मैंने लिखा है, उसको आप पढ़ लेना, एक दो बार देख लेना, मैं जो बोलूंगा उसको गौर से सुनना है। फर्स्ट जो है मैच करने का है। इसमें मैच में कोई भी आपको एक मैच से नहीं होता, इन्होंने थोड़ा सा डीप रखा है कि 2 मैच आपको मिनिमम मिलाने होते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, वी ऑल नो कि पेरियार जो है इसको शुरुआत करते हैं 1925 में। ये भी चेक कर लीजिएगा। आप लोग बताते बताते मुझे याद हो गया है 1925 शायद। तो पेरियार ने शुरू किया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु या द्रविडियन इलाके में। तो ए का 3 देखिए यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि एक से ही एक क्रैक हो जाता है। तो बी का 4, सी का 4, ये मैच बिना किए मत जाइएगा। मैं चलो पहला क्वेश्चन तो मैं कर देता हूँ। चूंकि बी का 4 है, तो आपको एक खुद ही बता रहा है कि फादर ऑफ द नेशन गांधी जी हैं। सी का 1 है, महासत्याग्रह अम्बेडकर जी ने किया है। और रेडिकल ह्यूमनिज्म एम एन राय से। ये लड्डू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ पे जो है ये भी आसान है, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ योगा या इंटीग्रल योगा जो है ऑरबिंदो के साथ हम लोग जोड़ते हैं। तो ए का 2 से ही ये क्रैक हो जाता है। बाकी अब आप मैच करके आगे बढ़िएगा। ये सब आसान क्वेश्चन के श्रेणी में आता है, लेकिन आगे आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे ऑर्बिट होती है बीच में जाके। एजरसन रीजन देखिए, अधिकतर क्वेश्चन, अधिकतर का आंसर जो है 1 ही है, मतलब कि ए है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। देखते हैं। शांति पर्व एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोएर्सिव पावर और फोर्स। कोएर्सिव पावर को यहाँ मीनिंग भी बता दिया है इन्होंने। फोर्स होता है, बल होता है, कोएर्सिव जबरदस्ती। रीजन है प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग फोर्स ऑफ डिसऑर्डर इन पोस्ट मॉरियन टाइम। वो बात जो है पोस्ट मॉरियन टाइम की है क्या? क्या शांति पर्व मौर्यन एम्पायर के बाद का है? मुझे नहीं लगता है। शांति पर्व जो है पोस्ट मौर्यन टाइम का तो बात है भी नहीं। मौर्यन एम्पायर के पहले की कहानी है महाभारत जो है, बाद की तो है नहीं। ये तो पौराणिक कथा है, हजारों साल पहले की। तो ये इसका कारण तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये रीजन भी जो है गलत है कि इसके चलते, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग फोर्स ऑफ डिसऑर्डर इन पोस्ट मॉडर्न टाइम। अब देखिए, जो ये पोस्ट मॉडर्न टाइम में डिसऑर्डर तो हुआ था,
तो ये स्टेटमेंट अपने आप में तो सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन तो किसी तरीके से नहीं है. सो इन माय व्यू बी बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिकुलियर है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा और रिसर्च कर लूँ. बरनी, जियाउद्दीन बरनी, जो कि किसके टाइम में थे? मेनली ये जो है तुगलक के टाइम में थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, थोड़े से फिरोज शाह. बरनी कैटेगराइज लॉ इनटू टू काइंड, जवाबित एंड द शरिया. जवाबित मतलब कि चूंकि ये ऐसे लैंड में जहां मुस्लिम नहीं है, तो वहां शासन के लिए जो पॉजिटिव लॉ बनाए गए थे उसको जवाबित उन्होंने कहा. एंड शरिया वाज द लॉ बेस्ड ऑन कुरान. The Jawabit, he said, must be in the spirit of the Sharia and enumerated certain conditions for its formulation. Basically, ये था कि Sharia से बाहर नहीं जाना चाहिए. So Jawabit should not negate the Sharia. सही है. It must increase the loyalty and hope among the nobles and common people towards the Sultan. बिल्कुल सही है. जनरल स्टेटमेंट है. इसी कारण इसी एम के तरफ बनाया गया था. Its sources and inspiration should be Sharia and the pious. Sources and inspiration नहीं. ये गलत है कि sources and inspiration. चलो इसको देखते हैं. If at all it had to negate the Sharia out of exigency, it must follow charities and compensation in lieu of that negation. मुझे लगता है कि इसमें सारे सही हैं, क्योंकि 1 2 सही डेफिनेटली है, और 1 2 के साथ केवल ऑल ऑफ द एबव है, इसका मतलब सभी सही है. एक बात और बताऊं कि इस पूरे पेपर में ऑल द एबव ऑलवेज सही है. तो इसको और समझ लेना ठीक से. जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि ये भी इस कॉन्टेक्स्ट में सही है. इट्स सोर्स एंड इंस्पिरेशन और सरिया एंड पायस खालिक, ठीक है, क्योंकि वही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. Okay. But we should know that Jawabit was a secular law in the land of non-Muslim. It was for governing those land by Muslim ruler, which is predominantly non-Muslim. Which Indian political thinker was called the Mukti Doot by Rabindranath Tagore? ये घिसा पिटा क्वेश्चन अब हो गया है. चिर आधुनिक एंड मुक्ति दूत, दोनों मुक्ति दूत. मुक्ति दूत मतलब जो निर्वाण लाए, साल्वेशन दे. तो ये उन्होंने कबीर को कहा था. द स्टेटमेंट ही इज नॉट ए पॉन्ड, ही इज ए रिजर्वायर. तालाब नहीं है, तो वो जो पानी जहां संग्रह किया जाता है ना, वो है. ही इज नॉट ए पिचर और ए जग, ही इज वेरिटेबल बैरल. ही इज नॉट ए मिनो और सार्डाइन, ही इज ए ह्यूज रेड आइट. पढ़ लेना, बहुत लंबा सा है. ये बेसिकली जो रामकृष्ण परमहंस हैं, वो अपने शिष्य विवेकानंद के बारे में कह रहे होते हैं किसी टेक्स्ट में. डिफिकल्ट क्वेश्चन, यहां से ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है. सो इट वाज अबाउट स्वामी विवेकानंद. डिफिकल्ट. Which of the following political thinker visualized 4 stages in the realization of true freedom? Realization of freedom at the individual level, then progressive movement of freedom from individual to community, community to inverse, and inverse to infinity. ये बहुत ही नोन फिलॉसफी या थॉट जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है. तो आप इसको सीधा याद भी कर सकते हैं, एसोसिएट भी कर सकते हैं. Gandhi defined Hinduism as a search after truth through non-violent means in which of the following? ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मीडियम लेवल का है. ये बेसिकली स्टेटमेंट जो है व्हाट इज हिंदुइज्म करके एक एस्से था, और ये एस्से जो है वो यंग इंडिया नाम के जर्नल में छपा था, जिसमें उन्होंने हिंदुइज्म को इस तरीके से डिफाइन किया था कि इट इज सर्च आफ्टर ट्रूथ थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, कि नॉन वायलेंट मीन्स से सच को खोजना ही हिंदुइज्म है. यंग इंडिया एक जर्नल था, जैसे मैंने बताया. हरिजन भी एक बहुत फेमस जर्नल था जो 1933 से 48 तक चला था. यंग इंडिया उसके पहले आया था, ये ध्यान रखना. माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है. हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने लिखा था कि इंडिया का जो फ्रीडम है उसका क्या मायने है, ये इस पे उन्होंने लिखा था. 9 नंबर देखो. अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक अप्रोच मीन फॉर. अगेन यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव है. तो इट वाज ए वे ऑफ लाइफ, ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ए मेथड ऑफ एक्टिंग. आपको साइंटिफिक अप्रोच से एक्ट करना है, किसी चीज में डिसाइड करना है. और अपने फिलोमेन के साथ यदि साइंटिफिक अप्रोच रखोगे, तो आप डॉगमा, रेस, कास्ट, रिलीजन, इथनिसिटी के बेसिस पे नहीं, बल्कि इस बेसिस पे कि सिविक नेशनलिज्म है, कि हम एक इंडिया के एक सिटीजन है, उस बेसिस पे आप उनसे जुड़ोगे.
तो नेहरू ने अपने बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये कहा था कि अ, जो साइंटिफिक अप्रोच का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ए मेथड ऑफ एक्टिंग एंड एसोसिएटिंग विथ आवर फिलोमेन। ये सेंटेंस को सीधा यहाँ क्वेश्चन में बदल दिया गया है, डिफिकल्ट, ऑल ऑफ द एबव। लेकिन आज ये फॉर्मूला इस पूरे पेपर में मैं दूसरी बार कह रहा हूं, ऑल ऑफ द एबव इज द फॉर्मूला। बुक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये बहुत फेमस बुक है लोहिया के। आप कंफ्यूज ऑलवेज कर सकते हैं, आपको लगेगा किसने लिखा है, लेकिन ये बुक लोहिया की है। चूंकि यहाँ पे यहाँ अंबेडकर नहीं दिख रहे हैं, मैं उनकी एक बुक के बता देना चाहता हूँ जो कि कई जगह मैंने देखा है, रानाडे, गांधी एंड जीना। जैसे इसमें है ना मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, उसी तरह से रानाडे, गांधी एंड जीना, ये अंबेडकर ने लिखा है। इन सब की बुक को भी आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए। काफी ज्यादा एम एन रॉय एंड जयप्रकाश नारायण के बुक पूछे जाते हैं। 11 नंबर देखो, underlying belief of the liberalist worldview according to केगले एंड विटकॉफ। इस टाइप की मैंने कई क्वेश्चन मैंने बताई है, आप भूल जाइए अकॉर्डिंग टू हुम, कोई जरूरत नहीं है। आप केवल ये सोचिए कि लिबरल वर्ल्ड व्यू में ह्यूमन नेचर कैसा या क्या बिलीफ होगा। तो ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली गुड और अल्ट्रुइस्टिक एंड पीपल आर देयरफॉर कैपेबल ऑफ म्यूचुअल एड एंड कोलैबोरेशन, ये लिबरलिज्म मानते हैं। द फंडामेंटल ह्यूमन कंसर्न फॉर अदर्स वेलफेयर मेक्स प्रोग्रेस पॉसिबल, ये भी मानते हैं, तभी तो प्रोग्रेस लगातार इनलाइटनमेंट कहता है। वॉर इज इनएविटेबल, कभी नहीं। लिबरल कहेगा कि वॉर कैन बी अवॉइडेड, इट इज नॉट इनएविटेबल। तो यहीं से ही खत्म हो जाता है, उसके आगे छोड़ दो क्या है, तो 3 को उड़ा दो। वॉर, अब चूंकि 1-2 होना है तो 1-2-4 हो जाएगा, इसका मतलब 4 सही है। वॉर इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इट इज प्रॉब्लम, इट शुड बी अवॉइडेड, रिक्वायरिंग कलेक्टिव और मल्टीलेटरल rather than national effort to control। ये मल्टीलेटरल एफर्ट चाहिए, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट चाहिए। इसीलिए इंस्टीट्यूशन बना के लाइक यूनाइटेड नेशन एंड ऑल, वॉर को रोका जा सकता है। 1-2-4, नॉट 3। तो ये थोड़ा पढ़ लेना, आगे तक बढ़ना। Which of the following are considered a chief proponent of post World War One liberalism in international relations? जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में जो 4 बड़े थिंकर जो हुए थे, उसमें से 3 यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फ्रेड जिमन, नॉर्मन एंगल, वुडरो विल्सन। एंड चौथे, चौथे किसको खो सकते हो, देख लेना। ये 3 तो मेन जो है लिबरल थिंकर थे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में, और ये तीनों जो है प्रभावित थे इमैनुअल कांत से, जो परपेचुअल पीस थेसिस लिखते हैं। थॉमस जेफरसन इन सब से इतने पहले आए थे, ये अमेरिका के फाउंडिंग फादर थे, थर्ड प्रेसिडेंट थे। तो ये तो इनका डेथ 1826 में हो गया था, इनको क्या वर्ल्ड वॉर 1 से मतलब है। तो 4 तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो 1-2-3। इन सब की बुक भी देख जाना, जो कुछ एग्जाम में मैंने देखा है, पूछा, अल्फ्रेड जिबर्न का और नॉर्मन एंगल का। वुडरो विल्सन तो 14 पॉइंट प्रिंसिपल के लिए जाने जाते हैं, लीग ऑफ नेशन के लिए जाने जाते हैं। Which of the following is are true about Chanakya's Arthashastra? It entails the principle of statecraft, of course. It is science of material gain, अर्थ, अर्थ का साइंस है। It is science of polity, statecraft and polity. It talks about at length about the institution of spy, जासूस के बारे में बहुत बड़ा एक चैप्टर ही लिखा गया है। तो all of that, जहां all हो एज ए फॉर्मूला सही है। Which of the following is true about Kenneth Walsh? केनेथ वॉल जो है वो नियो रियलिज्म के फादर हैं। तो एनार्किकल सोसाइटी जो है ये हेडली बुल ने लिखा है, ये तो ऐसे ही गलत है। यहाँ पे ये जान लीजिए कि एनार्किकल सोसाइटी इंग्लिश स्कूल के हेडली बुल की क्रिएशन है। इंटरनेशनल लेजिटिमेसी पे उनकी कोई ऐसी थॉट है नहीं, क्योंकि यहाँ नियो रियलिस्ट है, तो नियो रियलिस्ट के ये फादर हैं। His neo-realist argument maintained that the international system compels all states to take part in an unceasing struggle for politics of self-help, survival, and statism is the 3S of neorealism. System approach, structural realism, उसके ये फादर हैं। तो चूंकि यहाँ पे एक ही ट्रू है, जब आपको एक ट्रू मिल गया इसका मतलब ये भी गलत होगा, पढ़ लीजिएगा। 15 नंबर देखिए, इन द 20th century critical theory became most closely associated with a distinct body of thought which is known as Frankfurt School. Frankfurt School critical thinking, Frankfurt School critical thinking. Jürgen Habermas, Herbert Marcuse. Chicago School of Political Science is synonymous with Charles Merriam, जो कि पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म एंड बिहेवियरिज्म के लिए जानी जाती है। मून डॉक्ट्राइन जो है, जिसको ट्रम्प फॉलो करते दिखते हैं 1823 में, मुझे लगता है, मेमोरी से बोल रहा हूँ,
ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इन्होंने कहा था कि वेस्टर्न हेमीस्फेयर हमारा डोमेन है, वहां पे हमारा ही केवल इन्फ्लुएंस होगा, यूरोप उसमें जो है टांग ना अड़ाए। मुनरो डॉक्ट्राइन। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जो है कंटेनमेंट की पॉलिसी थी 1947 में। कम्युनिज्म को पूरी दुनिया में फैलाव को रोकने के लिए जो करना हो, साम दाम दंड, जिसके चीफ आर्किटेक्ट जॉर्ज एफ कीनेथ थे। Which of the following could be associated with literature of global ecology? Associated global ecology में अब यहाँ पे देखो, यहाँ all of the above है, तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि इसने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जिसमें all of the above गलत है। तो यही है। अब आपको ये सब एकदम ही अनोखा लगेगा कि वॉल्फ गैंग सैक्स का तो कभी पढ़ा नहीं। अब इन्होंने एक बुक लिखा है, ग्लोबल इकोलॉजी ए न्यू एरिना ऑफ पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट, रट लो। ऑफ कोर्स एक वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। प्रताप चटर्जी ने भी बुक लिखा है इस पे, इकोलॉजी पे। मैथियास फिंगर ने बुक लिखा है द अर्थ ब्रोकर्स पावर पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट, प्रताप चटर्जी के साथ मिल करके। तो ये दोनों चूंकि इस बुक उन्होंने लिख दिया तो डेफिनेटली वो है। और वंदना सिवा तो फेमस इको फेमिनिस्ट हैं, स्टेइंग अलाइव नाम की बुक के लिए जानी जाती है। तो ऑल ऑफ द ये दो बुक तो छिपे हुए हैं, पढ़ लेना। Which of the following article of UN Charter provides for composition of Security Council? मतलब एक फ्रेज में कहें तो सिक्योरिटी काउंसिल किस आर्टिकल में? तो 23। ये स्टूडेंट याद रखते हैं, जितने भी उसके 6 ऑर्गन हैं। जनरल असेंबली आर्टिकल 9 से 22 में है, सिक्योरिटी काउंसिल 23-24 में, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल कमीशन जो है, या जो भी उसका नाम फुल फॉर्म हो, वो उसकी आर्टिकल है 61-72। ट्रस्टीशिप काउंसिल का 75-91। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आर्टिकल 92-96 और सेक्रेटरीट है आर्टिकल 97-101। बिना इसको याद के आगे मत बढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया, मतलब जब मैं इसको देख रहा था आप लोग के, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है इसमें। गैट वॉज कन्वर्टेड एज WTO। ये टेक्निकली ये सेंटेंस भी गलत है। गैट का नया अवतार है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट अभी भी जिंदा है, गैट मरा नहीं है, याद रखना। लेकिन WTO उसका नया अवतार है, जिसमें काफी चीजें अब आ गई हैं, लाइक ट्रेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड ऑल। इसके अलावा फ्री ट्रेड को कैसे बढ़ावा दे। तो चलो मान लेते हैं ये सेंटेंस सही भी हो, तो इट इज ए फोरम फॉर रिजॉल्विंग इंट्रा वेस्टर्न इकोनॉमिक डिफरेंस। नो, इंट्रा वेस्टर्न नहीं, पूरे ग्लोब का जो है। और वो इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं, ट्रेड से रिलेटेड कोई मामला, इसलिए टू गलत है। टू यहाँ है, टू यहाँ है, नहीं हो सकता। और चूंकि टू गलत है तो ऑल ऑफ द एबव भी ट्रू नहीं हो सकता है। इट इज ए फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग ट्रेड, ये सही है। चाइना वॉज एडमिटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन 19। नो, चाइना 2001 में एडमिट हुआ है, तो ये भी गलत है। तो यदि आप देखोगे तो ले दे करके तो केवल 1 and 3 होना चाहिए था, 1 and 3, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन और इस तरह के इनवैलिड है, चेक कर। 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम which form the basis of the state system in earlier centuries as well। जो वेस्टफेलियन ट्रीटी हुई थी उसमें जो स्टेट के जो एलिमेंट थे, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, लीगल इक्वलिटी, ये अभी भी मॉडर्न काल में भी जो यूनाइटेड नेशन जो मानता है उसमें ये 3 है। इंडिपेंडेंस तो सॉवरेनिटी में निहित है, इसलिए 1, 2, 3 इज अ बेटर ऑप्शन। अब यहाँ मैच करना है, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें कोई मैच आपका नहीं कर पाओगे, ये भी क्वेश्चन इनवैलिड है। क्योंकि G7 यहाँ हेडक्वार्टर मैच करना है, G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो यहाँ पे है कोई डज नॉट हैव ए हेडक्वार्टर, तो ए का जो है 3 होगा, ए का 3 2 में है, तो चलो ये खत्म कर लो। G20 का भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है, तो जी बी का भी 3 होगा, तो बी का 3 होगा, तो इसके अनुसार से ये सही होना चाहिए। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम, सी का 1। SCO की जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग है, वो बीजिंग है। और बीजिंग यहाँ पे चलो यदि हम मिला दें तो सी का 1 और डी का 2। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है वो संघाई नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ब्रिक्स की जो हेडक्वार्टर, ब्रिक्स की भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है, तो इसका भी जो है डी का भी 3 होना चाहिए था। इसके चलते कोई भी मैच नहीं करता है, एक बार देख लेना। हाँ, ब्रिक्स बैंक जो है, जिसको आप न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, उसकी हेडक्वार्टर जरूर संघाई में है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन एक बहुत फेमस इवेंट का प्लेस है यूएस में, जहां पे इंडियन
प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो भाषण देते हैं, कई प्राइम मिनिस्टर ने दिया होगा। वहां मोदी जी ने 2014 में काफी अच्छा भाषण दिया था, जिसमें 18,000 की भीड़ थी, और वहीं से जो है उनका डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा मतलब वो इंडियन जो इंडिया के बाहर रहते हैं, उनसे उनका कनेक्ट जो है शुरू हुआ था ये टाइम। तो ये पूछ रहे हैं कब हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी ये पूछते हैं, ये प्योर नंबर क्रंचिंग है। During which of the following event was the government of India launched Vande Bharat mission which brought back number of Indians? ये अच्छा क्वेश्चन है। वंदे भारत मिशन जो है कोविड के टाइम में पूरे वर्ल्ड भर से जो इंडियन फंस गए थे क्योंकि ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे, उनको इवैक्यूएट करके इंडिया लाने का एक प्रयास था, मिशन था। उसके लिए इंडिया की काफी प्रशंसा भी हुई थी। कोविड वेव, चूंकि यहाँ बहुत सारे और हैं जहां से स्ट्रैंडेड इंडियन को लाया गया, तो रट लो। रसिया यूक्रेन वॉर जो 2022 में हुई थी, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इजराइल गजा कन्फ्लिक्ट 2023 में हुई थी, ऑपरेशन अजय चलाया गया था। और यूएस जब भाग गया था अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में, तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। केवल ये तीन इंफॉर्मेशन कई जगह आपको काम आ सकता है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वाज साइन विद बांग्लादेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? ये भी क्वेश्चन इनका गलत है एक तरीके से, क्योंकि इनको समझ में नहीं आया कि लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट ओरिजिनली 1974 में साइन हुआ था। बाद में 2015 होगा, नॉट 25, 2015 में इसको मॉडिफाइड रिवाइज्ड वर्जन को रेटिफाइड इंप्लीमेंट किया गया। उसके लिए इंडिया को 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना पड़ा, जिसमें कुछ एरियाज यहाँ से हुआ। असल में इसमें ये हुआ था कि जिस तरीके से बांटा गया था ना, कि बहुत सारे गांव एरिया जो ट्रेडिशनली इंडिया में होने चाहिए, वो बांग्लादेश में कट के चले गए थे स्ट्रेट लाइन के चलते। इसी तरह बांग्लादेश के गांव वो इंडिया में आ गए थे। ट्रेडिशनली वो हमेशा से बांग्लादेश कल्चर है उसके साथ रहे, तो उसको आदान प्रदान किया गया था। इसी में जो है एक बहुत फेमस केस बेरूबारी केस भी हो गया था। बेरूबारी गांव जो है वो फंस गया था, और उसको जो इंडिया ने माना था ट्रांसफर करने का, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस हो गई थी। और उस केस से जो है प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं, इस पे बहस हो गई थी। तो 2015 इन्होंने लिखा है, लेकिन ये आधा ही अर्ध सत्य है, इसलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड है। अब यहाँ पे मैच करना है, तो ये आसान है। यूरी यूरी की जो स्ट्राइक, इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, इस पे पिक्चर भी बनी है उरी। तो ये 2016 में होता है अक्टूबर सब में। बालाकोट स्ट्राइक जो है पुलवामा अटैक के बाद 2019 में होता है। इंडो चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ, अब इसका क्या मतलब है स्टैंड ऑफ? तो क्या हुआ था, इंडो चाइना में गलवान वैली में लड़ाई हुई थी मई 2020 में, तो ये लड़ाई कर सकते हैं। और कोविड 19 हिट इंडिया 2020 में, कोविड भी आ गया था। तो दोनों ही चलो ठीक है, इस टाइप से हम मैच कर सकते हैं, मैच कर लेना। मैंने सबको मैच कर दिया है। ये आसान है क्योंकि रफाल एयरक्राफ्ट इतना फेमस हो गया है, फ्रांस से हम लोगों ने लिया है। और S-400 रसिया से, जिसने कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा बहुत साथ निभाया, इसी से ही क्रैक हो जाएगा। एक ऑफ फोर, और एक ऑफ फोर एक ही से क्रैक हो गया, इसलिए सुपर इजी है। बाकी मैच करके ही आगे बढ़ना। इंडो यूएस रिलेशन एट द हर्ट ऑफ इंडिया, इसका ना लैंग्वेज बहुत जगह कच्चा कच्चा है, कुछ कॉपी पेस्ट लगता है। इंडो यूएस रिलेशनशिप एट द हार्ट ऑफ इंडिया ओवरऑल अप्रोच टू द वेस्ट, क्या मतलब? द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप कुड वेरिटेबली बी मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? अब ये लगता है कि वो तो 2025 पेपर, जब तक ट्रंप ने अपना आतंक नहीं दिखाया था उस समय का, अब तो हम लोग क्या यूएस इंडिया रिलेशन की बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि हमारे रिश्ते की मजबूती की क्या क्या पहचान है। तो पहचान जो है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अच्छे रिलेशन थे, बिजनेस टू बिजनेस अच्छे रिलेशन थे, पीपल टू पीपल तो है ही, हमारे इतने लोग जाके वहां बसते हैं। टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी है, तो ऑल ऑफ द अबव है टी। Which of the following are true? On 3rd December 1971, Pakistan struck through its air force in Blitzkrieg bid to destroy the Indian Air Force. तो ये इसका जो है ऑपरेशन भी कुछ नेम है, जरा चेक कर लेना। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको गौर करना। इन्होंने जो ब्लिtzkrieg किया था ये सही है, पाकिस्तान ने पहले स्ट्रक किया था, और इसका उन्होंने कुछ नेम भी दिया था, देख लेते हैं। तो ये सही है। ये भी सही है कि यूएस ने अपना जो 7वां जहाजी बेड़ा था डिएगो गार्सिया से, वो रवाना कर दिया था पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए बे ऑफ बंगाल में। ऑफ कोर्स उसके पहुंचने से पहले लड़ाई खत्म हो गई थी, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 तो चलो सही है। आगे देखते हैं। कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ द इंडियन आर्मी एंड मुक्ति वाहिनी लेड टू कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन ईस्ट पाकिस्तान, उस समय का सही है। तो 3 1 2 3 भी सही है। अब देखो ऑल है कि नहीं। अयूब खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नो, ये गलत है। 4 नंबर गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के उस समय थे, जब इंडिया और बांग्लादेश की जो वॉर इंडिया पाकिस्तान में हुई थी, तो उस समय याहिया खान थे। तो 1 2 3।
Which of the following are true about the non-aligned movement? तो non-aligned movement was a co-terminus with independence. नहीं, आपको पता है 1961 में शुरू हुए, जबकि इंडिया का आजादी और बहुत सारे आजादी जो अफ्रो एशियन कंट्री थे वो 1940s 50s 60s में हो चुकी थी, तो ये गलत है। और आपको एक ही जो है ट्रू होगा या सभी ट्रू होगा। इट वाज नॉट टू मीन न्यूट्रलिटी, ये बात सही है कि ये न्यूट्रलिटी नहीं था, ये एक्टिव असेसमेंट था कि हमको इशू बेस्ड सपोर्ट करेंगे, किसी के पाले में नहीं जाएंगे। द थर्ड समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ नाम टुक प्लेस एट लुसाका, तो ये भी सही है। ये भी सही है कि थर्ड नाम समिट, आप देख सकते हैं मैंने चार नाम समिट, जो फर्स्ट है वो दे दिया। फर्स्ट बेलग्रेड में होती है, सेकंड कैरो इजिप्ट में होती है, थर्ड लुसाका जाम्बिया में, और फोर्थ जो है अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिस में होती है। अब यहाँ पे देखो, यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, क्योंकि यदि नॉन अलाइनमेंट वाज को टर्मिनस विद इंडिपेंडेंस, तो चलो इसको यदि आप सही मान लो तब ऑल होगा। यदि इसको ऐसे माने कि इसका मतलब को टर्मिनस क्या होता है, तो टेरिटरी की बात होती है, लेकिन यदि इसको मानो कि नॉन अलाइनमेंट डिनोटेड इंडिपेंडेंस, तो सही है। अब ये इनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टैंड की बात है, तो उस तरह से इन्होंने सही किया होगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, बहुत घिसा पिटा पिक्चर है। हम पहला अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर, मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस होगा, इतना ही रखेंगे कि हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक ना करे। नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर, जो नॉन न्यूक्लियर उसके अगेंस्ट में न्यूक्लियर नहीं करेंगे। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना ओनली, ये तो क्रूड स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, तो 1 2 3 सही है। Which of the following is are true about Indo-China border dispute? पता है आपको, एक लॉन्ग रेंजिंग है, उस पर लड़ाई भी हो चुकी है, कई जो है स्टैंड ऑफ हुए हैं, गलवान वैली सबसे लेटेस्ट है। मैप्स पब्लिश्ड इन 1954 बाय चाइना, यहाँ से लिखा नहीं इन्होंने, showed a large part of Indian territory as Chinese। बिल्कुल इसी पे तो इतना बवेला हुआ था, और ये पंचशील साइन करने के बाद हुआ। चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन एंड कंसिडर इट एज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, बिल्कुल सही है। चाइना का कहना है कि वो मिसचीफ करके चले गए हैं, चलो आपस में सुलझा लेते हैं। On 12 July 1962, Chinese seized an Indian police post in Galban Valley of Ladakh। तो ये इसको सही मान सकते हैं, बहुत सारा उन्होंने उस टाइम एरिया ले लिया था, तो वहां भी वो गए होंगे लड़ाई में। क्यों? इसलिए क्योंकि ऑल ऑफ द भी सही होना है। इन जनवरी 1962 चाइनीज क्रॉस्ड लांगुई इन नेफा, नेफा मतलब अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, एंड इन जून 1962 कैप्चर्ड चिप चैप एंड सपन गोर एरियाज ऑफ लद्दाख। ठीक है, ये सब भी सही होगा ऑल ऑफ द। थोड़ा और इन दोनों के बारे में पढ़ लेना, थोड़ी बहुत हिली हुई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है इनके। 31 देखो, इन विच सेंचुरी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कब आया होगा? देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशनल 1980s में आता है। इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ही आ गया था, इनफैक्ट 1950s के पहले, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के भी पहले। तो आप समझ सकते हो 20th सेंचुरी का मतलब है 1901 से लेकर 1999 तक, तो उसी में जो 20th सेंचुरी, आई विल गो विद दिस। जो सबसे बड़े थिंकर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के, जो ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म है, वो है जेम्स ब्राइस, वुड्रो विल्सन, वॉल्टर बैगॉट एंड लॉरेंस लॉवेल। ये सब है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो स्टेट और उसके जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट कचहरी पार्लियामेंट आर्मी, उस पे जो है ज्यादा फोकस करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, वी ऑल नो कि ये एलमंड सिविक सिडनी भरवा की बहुत फेमस बुक है पॉलिटिकल कल्चर की, 1963 में पब्लिश हुई थी। अब पूछते हैं कब पब्लिश हुआ, ऐसे कई क्वेश्चन इसमें, ये बुक कब पब्लिश हुआ है, वो किसने कहा है, ये बुक किसने कहा, अभी तो थोड़ा कम है, आगे और अरबिट ये पेपर हो जाता है। पॉलिटिकल कल्चर इज डिफाइंड एज द कॉमनली शेयर्ड गोल एंड कॉमनली एक्सेप्टेड रूल। अब ये सब अरबिट क्वेश्चन है, ये आपको एकदम डिफिकल्ट है कि आप जानते हैं तो जानते हैं ये। इसका फर्स्ट नेम क्या है बियर का? सैमुअल, सैमुअल बियर, चेक कर लेना। इन्होंने कहा, कौन इनको जानता है? आप यू नो, इवन ऐसे ही फाइनल होता तो हम लोग समझते हैं। मैक्रिडीज को हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। अरबिट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कॉलर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म? ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि वॉल्टर बागहेड जो है ये ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म के बहुत बड़े थिंकर थे। आपको ये बात याद रखो, मैंने पिछले साइड में कहा भी, तो फिर आप इसको यदि अलग कर दो तो इसका मतलब पीटर इवांस, थेडा स्कॉकपॉल,
जॉन स्टीफन, जबकि थेडा स्कोपल के अलावा सभी अननोन है। फिर भी आपको जो है ये इंफॉर्मेशन कि वॉल्टर बागहेट जो है नहीं है, इससे आपका ये सॉल्व हो जाता है। Who says the roots of constitutionalism lay in liberalism, rationalism, individualism, capitalism and imperialism? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन अरबिट नहीं कहूंगा, क्योंकि कार्ल जे फेडरिच जो है, उन्होंने अपनी बुक एक उन्होंने लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके आगे उसका सेकंड टाइटल बहुत बड़ा है, उसमें उन्होंने ये बात कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरलिज्म, रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कार्ल जे फेडरिक। मॉन्टेस क्या दिखते हैं, जो कि स्पिरिट ऑफ लॉ नाम के बुक में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देते हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के बीच में पावर सेपरेटेड होना चाहिए, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। डेविड ह्यूम दिखते हैं, स्कॉटिश इंपेरिसिज्म के बहुत बड़े थिंकर। एक्विनास, थॉमस एक्विनास दिखते हैं, जो मेडिवल काल के एक थियोलॉजिकल बेस के पॉलिटिकल थिंकर हैं। उन्होंने फाइव प्रूफ ऑफ गॉड कहा, चार टाइप का लॉ कहा, डिवाइन लॉ, इटर्नल लॉ। Who among the following are the modernization scholar? मॉडर्नाइजेशन स्कॉलर 1960 और 17 में यूएस ने चलाया था, आज पार्ट्स ऑफ इस कंटेनमेंट पॉलिसी, जिसमें कि एक आइडियोलॉजी के थ्रू ये हेल्प करने की कोशिश थी डेवलपिंग कंट्री को कि तुम कैसे मॉडर्न बन सकते हो बिना कम्युनिस्ट हुए हुए। तो उसके जो थिंकर हैं उसमें रोस्टोव आते हैं, लुसियन पाई आते हैं, डेविड एप्टर आते हैं। तो यहाँ कॉम्बिनेशन देखोगे तो रॉल प्रेबिस जो है ये डिपेंडेंसी थ्योरी के फादर माने जाते, तो ये तो गलत हो गया। पाई एंड एप्टर से ये दोनों मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के थे। रोस्टोव यहाँ पे ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोव मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थिंकर थे, लेकिन एंडर गुंडर फ्रैंक जो है वो डिपेंडेंसी थ्योरी के थे। इसलिए पाई एंड एप्टर ये पढ़ लेना। पीपी रे, अब इन्होंने फिर एक बॉम्ब का गोला छोड़ा। ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, और इनके बारे में यदि और थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ लेना, वेरी वेरी अर्बिट। ऐसे करीब 10 क्वेश्चन अर्बिट है। हु क्लासिफाइड पॉलिटिकल पार्टीज इनटू कैडर पार्टी एंड मास पार्टी? ये मॉरिस डुवर्जर ने किया था। इस तरह का डिवीजन क्या है वो मैं बताऊंगा। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट, 1954 में। कैडर पार्टी जो है वो पार्टी है जो एक्सक्लूसिव है इलीट के लिए, उसमें मेंबरशिप आसान नहीं है। दैट इज कैडर। कैडर पार्टी का अभी जो मीनिंग है वो दूसरा है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है हम कैडर बेस्ड पार्टी। कैडर बेस्ड पार्टी का मतलब होता है जिसमें कि इम्प्लॉय की तरह जो है मेंबर को भर्ती किया जाता है, जो अपने पार्टी के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, उसको अब कैडर पार्टी कहते हैं। लेकिन जब पार्टी की शुरुआत हुई थी तो उस समय मॉरिस डुवर्जर के लिए इसका मायने था कि इलीट टाइप की पार्टी, जैसे विग एंड टोरी जो है यूके में थी। मास पार्टी उल्टा है, जैसे फर्स्ट टाइम जो लेबर पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी बनी, मास पार्टी, जिसमें गरीब, गुरवा, लेबर, रिक्शा वाला, तांगा वाला, चमड़े का काम करने वाले, सड़क पे काम करने वाले, घर में काम करने वाले, इनको जगह दी गई, उनको मेंबरशिप दिया गया, मास पार्टी। अब बाद में वही मास पार्टी अपने को कैडर पार्टी भी कहने लगी कि हमारे लोग बहुत ही अनुशासित है। बट मास पार्टी और कैडर पार्टी डुवर्जन ने इस टाइप का दिया था। Who said group is an organized aggregate and an interest group is an interest aggregate? अब ये जो है मैं आपके लिए बिल्कुल मैं छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि यहां तक आते आते मैं बिल्कुल थक गया इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके। तो चलिए आपको थोड़ी सी रिसर्च कीजिए जाकर के चैट जीपीटी पे या गूगल पे। Who wrote the book History of the French Social Movement from 1789 to the present 1850? अब ये भी जो है एकदम ही अर्बिट क्वेश्चन है। लॉरेंज वॉन स्टेन, कौन जानता है ये सब, मतलब यहाँ आके पेपर इतना गंदा होता जाता है, बाद में फिर ये सही होता है शुरुआत की तरह, लेकिन यहाँ आई डू नॉट लाइक। हु रोट द बुक, अब इस टाइप का है, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, किसने लिखा? और वो भी ऐसे जैसे नील स्मेल्सर, हम लोग जानते भी नहीं है, इतने सारे थिंकर हैं लेकिन उनको यही थिंकर मिला। तो ऑर्बिट है। द टर्म फॉल्स डेमोक्रेसी, ये कुछ गलत भी दिया है, क्योंकि इलिबरल डेमोक्रेसी क्वाइन किया है फरीद जकरिया ने। फॉल्स डेमोक्रेसी कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है, उसमें आधा अधूरा नाम देते हैं, ओवेन, स्लेटर, हिपल। यहाँ आके बिल्कुल ये पेपर खराब हो गया। तो इनके फरीद जकरिया के जो इलिबरल डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेना। मतलब वो डेमोक्रेसी जैसे अभी ट्रम्पियन डेमोक्रेसी है, जो कहने को तो डेमोक्रेसी है लेकिन इलिबरल है। एरोदगॉन की जो टर्की है, विक्टर ऑर्बन का जो हंगरी था, वो सब इलिबरल डेमोक्रेसी
मतलब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, केवल इलेक्शन होती है, बाकी मीडिया प्रेस की फ्रीडम वो डाइल्यूट हो जाती है, अपोजिशन को बोलने की ताकत नहीं रह जाती है, जर्नलिस्ट जो है वो डरते हैं जेल में जाने से, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब सब चुप हैं। और जो शासन कर रहे हैं अपनी मर्जी से, जैसे मर्जी वैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम चुनाव जीते हैं। चुनाव जीतना ही लेजिटिमेसी का सिंगल आधार बन जाता है। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, किस दिन सबमिट किया? अभी देखो ये सब बकवास क्वेश्चन है। फरवरी 1, 2, 3 देख लो, आप खुद थोड़ा रिसर्च करो, मैं बता दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। ऑन विच रिवर बैंक द कांग्रेसमैन टुक द ओथ ऑफ पूर्ण स्वराज ऑन 26 जनवरी 1930? ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। वी ऑल नो, हम लोग सब जानते हैं कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुई। लाहौर। अब आपको यदि कोई बोले कि लाहौर किस नदी के किनारे है, यदि आप जानते हो तो ये क्वेश्चन बना दोगे। तो यदि आप जानते हो कि वो रावी नदी के किनारे है, तो फिर रावी रिवर के किनारे ही जो है शपथ खाया गया होगा, रावी। 45 देखो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल वाले क्वेश्चन सब आसान ही है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्टेट शैल endeavor टू इंश्योर दैट वर्कर्स हैव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लीजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी? ये इन्होंने मिसचीफ किया। अब इन्होंने किया क्या है देखो, कि ये आर्टिकल 43 है, और उसका इतना लंबा चौड़ा उसकी सेंटेंसेज है, उसमें से एक उठा लिया है, पार्ट ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर। ये मैंने गेस किया, क्योंकि अब आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतना ये हो गया है कि 43A जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है। तो वर्कर से रिलेटेड जो बातें होंगी ओरिजिनल 43 में होगी, उसी का एक्सटेंशन है कि वर्कर को मैनेजमेंट में भी हिस्सा मिलेगा, इसलिए 43 होगा, ऐसे मैंने गेस किया। इसी तरीके से आप गेस कर भी सकते हो। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये अब लड्डू क्वेश्चन अचानक पूछ देते हैं। वी ऑल नो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आते हैं, ये पार्ट 4 में आता है। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वाज इनकॉर्पोरेटेड एज फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ यूनियन? ये सब घिसा पीटा क्वेश्चन है। सिक्किम 36th अमेंडमेंट से जो है इंडिया का कैवा स्टेट बनता है? 22वां स्टेट, चेक कर लेना। फ्रॉम, तो जो भी स्टेट बने हैं वो किस अमेंडमेंट से, कौन से स्टेट पहले जो है यूटी के फॉर्म में इंटीग्रेट हुआ, गोवा या दादर नगर हवेली, मिजोरम, वो सब सब अमेंडमेंट को देख लो। फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री? अब देखो, एक क्वेश्चन पूछता है कि डीपीएसपी किससे लिया, दूसरा क्वेश्चन पूछता है प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, एक ही में पूछ सकते थे, मैचिंग करा सकते थे। तो हम लोग ने इंग्लैंड से जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी लिया है, लेकिन इंग्लैंड और हमारे में बहुत बेसिक फर्क है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट सुप्रीम रियल है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जिसका रखवाला सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए यहाँ जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है, मतलब यदि कोई एक्ट बनाती भी है पार्लियामेंट में, तो तब तक फाइनल नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको रेटिफाई ना कर दे, यदि कोई कंप्लेंट जाने पे, केस जाने पे, ऐसा नहीं कि सुओ मोटो। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज नॉट इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो 51 तो कभी था ही नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी, वो तो 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था। 10 ड्यूटी आपको पता है, तो ये आसान है, ये सब सब आर्टिकल। वैसे भी जो है ए लग के जो आता है वो सब, या क्लाउज 2 लग के जो आता है, लाइक 74(2), वो सब जो अमेंडमेंट से आता है। इन विच ईयर 7th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड? अब एकदम बहुत ही रोट लर्निंग टाइप की है। 7th अमेंडमेंट जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया था। बहुत लंबा चौड़ा अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद सबसे बड़ा अमेंडमेंट 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। 51 है, द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कितना आर्टिकल 324 में है, चेक करना, कि रीजनल कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। वैसे भी बड़े बड़े जितने अपॉइंटमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। 52 है, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट ये 1992 में आया था। तो ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 में, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट किस साल? वो भी शायद 1992 में ही लाया था, चेक कर लेना। हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग अप द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब? वैसे तो प्रेसिडेंट के ही नाम से निकलता है, लेकिन पता है वो गवर्नमेंट निकालती है, लेकिन प्रेसिडेंट इशू करते हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 341 कहता है कि हर स्टेट के लिए
प्रेसिडेंट एक लिस्ट जारी करेंगे जो उस स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में शेड्यूल कास्ट कहलाएंगे। उसी तरीके से आर्टिकल 342 कहता है एक शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट जारी करेंगे जो उस स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में शेड्यूल ट्राइब कहलाएंगे। फिर आर्टिकल 342 का एक कहलाता है कि ओबीसी लिस्ट जारी करेंगे। तीनों आर्टिकल को भी याद कर लो प्रेस के। पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की उसमें व्यवस्था लिखी हुई आर्टिकल 243 याद है ना आप लोग को। तो ये रूरल एरियाज के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। पार्ट 9 रूरल एरियाज के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पार्ट 9A अर्बन लोकल बॉडीज इन अर्बन एरिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपलिटी। एंड पार्ट बाई 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 97th अमेंडमेंट से इंसर्ट की गई है। तो ये तीनों जो 9 के जो पार्ट हैं 9 9A 9B याद करो। 55 देखो which article of the Indian Constitution make provision for the Finance Commission for local government as per article 73rd अमेंडमेंट के अनुसार। और जो पार्ट 9 है आर्टिकल 243 उसमें 243I जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन है। यदि के लग जाए 243 के तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बारे में पंचायती राज का। ई लग जाए 243 ई तो ड्यूरेशन और डी लग जाए तो रिजर्वेशन। सबको याद कर लो। 56 RN Dev was the first non-Indian National Congress chief minister of which of the following state? Very difficult to say. मैंने गेस किया कि ये उड़िया नेम लगता है। वहां के केपी सिंह देव भी रहे हैं तो RN देव तो ये सही है क्योंकि बिहार यूपी में इस टाइप के नेम के चीफ मिनिस्टर रहे नहीं है। पंजाब में भी तो वहां अलग सिंह जैसे होते हैं वो उस टाइप के नेम होते हैं। तो मुझे लगा कि ये होगा और यही है लेकिन इसके बारे में यहाँ पढ़ लो 1967 में बने थे ये जो जो कि कोलिशन गवर्नमेंट जैसी होगी। हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इलेक्टेड बाय द वोटर्स इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन? ये बहुत फेमस है। यदि आपने एनसीईआरटी को भी 11-12 में पढ़ा हो कुछ याद हो तो 545 नहीं थे वो तो अमेंडमेंट से 21 अमेंडमेंट से देख लेना शायद 31st अमेंडमेंट से बढ़ाई गई थी चेक करना। 545 जो देखते हो 489 उस टाइम में थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ये क्वेश्चन भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें। वरना में बी ऑल इंडिया इन कैरेक्टर में भी नहीं इट वाज ऑल इंडिया इन कैरेक्टर। वरना जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पूरे इंडिया में जो कास्ट स्ट्रक्चर को जो एक ओवर आर्किंग एक नेशनल फ्रेमवर्क देता है वो वरना है। जाति जो है वो लोकलाइज ज्योग्राफिकल लिंग्विस्टिक एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप था। तो जाति है जो ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक लिमिटेशन। एक जात के लोग लगभग एक जैसी भाषा बोलते हैं एक जैसे क्षेत्र में रहते हैं। Jati not only provides the person his social identity and security, but it also defined his duty and responsibility. Of course, हर जाति का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निहित था। उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका जो रिलेशन ऊपर के जातियों से उसका रिलेशन नीचे के जातियों से उसका ऑक्यूपेशन ये सब फिक्स था। इंडियन कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन जाति? नो, इंडियन कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन वर्ना सिस्टम नॉट जाति। जाति तो कास्ट सिस्टम को ही कहते हैं इसलिए ये गलत है। और यहाँ है कि इज नॉट करेक्ट। इसको छोड़ करके ये मे कोई मान लो मे भी इन्होंने कोई लैंग्वेज इनका हिला हुआ गड़बड़ है तो ये बिल्कुल गड़बड़ है। द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हम लोगों ने देखा कि इसी कमीशन के आधार पे 14 स्टेट और 6 यूटी बनते हैं। इसके पहले ए बी सी डी करके ग्रुपिंग थी उसको खत्म कर दिया जाता है। तो उसके चलते ही 7th अमेंडमेंट लाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ वो जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी उसके चेयरपर्सन कौन थे? उसके चेयरपर्सन फजल अली थे। इसलिए इस कमीशन को फजल अली कमीशन भी कहा था। उसके दो और मेंबर थे के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू। याद कर लो। इन विच ईयर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वर फॉर्म? रोट लर्निंग 1927। लेकिन यहाँ पढ़ लो कि इसको फॉर्म किसने किया था? फेमिनिस्ट मार्गरेट कजिन्स। उसके बारे में और थोड़ा पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अंडर 6 शेड्यूल? सबसे जो एक फेमस क्वेश्चन है वो है 6 शेड्यूल स्टेट कौन कौन है? आर्टिकल 244(2) कहता है कि द प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। रट लो। बाकी एरिया के लिए ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन जो है 5th शेड्यूल के प्रोविजन के अनुसार होगा। दोनों में डिफरेंस मेनली ये है कि 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का प्रोविजन है ट्राइबल के लिए जहां की काफी ज्यादा सेल्फ गवर्निंग पावर ट्राइबल्स को मिलता है। ऐसी कोई प्रोविजन जो है वो 5th शेड्यूल एरिया में नहीं है लेकिन फिर भी उनके वेलफेयर के लिए काफी चीजें की जाती है और गवर्नर को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं उस एरिया को मैनेज करने के लिए गवर्न करने के लिए और उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजने के लिए।
तो इसमें से देखोगे तो असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो आप कहोगे क्या अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर ये कंप्लीटली ट्राइबल है, इसलिए यहाँ पे कोई ट्राइबल की बात ही नहीं हुआ। तो ट्राइबल का ही रूल है। Who defined public administration as detailed and systematic execution of public laws? Every particular application of general law is an art of administration. ये बहुत फेमस जो है कोट है वुड्रो विल्सन का, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई अर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जनरली अर्बिट होते हैं कि किसने कहा, किसने डिफाइन किया। 63 देखो, विच विनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन ईयर 2008। यहाँ पे तो मेरा मन था कि तीनों लिखें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लिखो फर्स्ट, सुनो और याद कर लो। फर्स्ट विनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में, ड्वाइट वॉल्डो एंड फ्रैंक मेरिनी उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। इससे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। सेकंड विनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 20 साल बाद, सेकंड उसके फ्रेडरिक्सन उसके चीफ आर्किटेक्ट थे और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट उभर के इससे आता है। थर्ड विनोब्रुक कॉन्फ्रेंस अगेन 20 साल बाद 2008 में, एंड इसके जो है रोजमेरी, रोजमेरी, अब मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, देख लेना। रोजमेरी करके थे, उनका पूरा नेम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इसके जो है चीफ आर्किटेक्ट थे, और इसमें जो है नेटवर्क गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस ये ज्यादा फेमस रहा। सो थर्ड हुआ। ओके, देन द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने कॉइन किया था? अब ये क्वेश्चन घिस पिट गया है। एक टाइम में एक स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होके टेलर मार देते थे, जो कि गलत है। टेलर ने इसको पॉपुलराइज किया, इसको एक्चुअली कॉइन किया था लुइस डी ब्रांडिस ने। तो ये तो अब बहुत घिस पिट गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ पे एक बुक आपको चूज करना है जो कि गलत होगा। तो वो, अब मैस्लो जो है ही इज वेरी फेमस फॉर दिस बुक, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और यहाँ है लीडरशिप मैन एंड फंक्शन। लीडरशिप उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो यही गलत है। तो इसका मतलब आपको यहाँ मिल गया तीन। ऑनवर्ड इंडस्ट्री मुनी एंड रिगले ने लिखा है, जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन फाइवल ने, मैनेजमेंट एंड मोरल रॉथल्सबर्गर। रॉथल्सबर्गर वो जेंटलमैन है जिन्होंने कि इल्टन मायो के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट जो हॉट ट्रेनिंग हुआ था उसको किया था। उन्होंने बुक लिखा है मैनेजमेंट एंड मोरल। तो यहाँ ये जो बुक है लीडरशिप मैन एंड फंक्शन, वो एक बहुत अननोन है, ए बेबियलास का है, तो आप इसको याद कर सकते हो, लीडरशिप मैन एंड फंक्शन 1960। और अब्राहम मैस्लो का ये बुक को कभी भूलना मत, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। जैसे इस बुक को आप नहीं भूल सकते हैं, उसी तरीके से द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज 1960 में डगलस मैकग्रेगर का, इसमें थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का उन्होंने दिया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल मोटिवेशन का। एंड इस बुक को भी नहीं भूल सकते हो, क्रिस आर्गेरिस का, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के लिए जाने जाते हैं, उनका जो बुक है ऑन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। एक और थिंकर को मत भूलना, विक्टर ब्रूम, जिन्होंने कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दिया, कि आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, कि आप मोटिवेट होगे किसी चीज से, कितना आप उसको, मतलब आप उसको अचीव कर सकते हो कि नहीं अचीव कर सकते हो, तो कितना मेहनत चाहिए, और यदि अचीव कर लो तो क्या टेंजिबल बेनिफिट होगा, लाइक दैट। इन सब का जो है एक तरह का कोलेशन जो है या फैक्टर्ड इन करके जो है एक्सपेक्टेंसी उन्होंने मैथमेटिकली निकाला था। उन्होंने बुक लिखा है वर्क एंड मोटिवेशन 1964 में। यहाँ पूछा जा रहा है हु of the following is the author of the work and motivation। आप यहाँ देख रहे हैं विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, यहाँ देख रहे हैं डगलस मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो, यहाँ देख रहे हैं आप क्रिस आर्गेरिस, यहाँ देख रहे हैं थ्योरी एक्स एंड वाई, जो अभी मैंने बताया कि ये डगलस मैकग्रेगर की जो है फॉर्मुलेशन है ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज में। इसमें वो कहते हैं कि जो मैनेजर है उनको पहचानना चाहिए, वर्कर दो टाइप के होते हैं। एक एक्स टाइप वर्कर, जिसको आप ठेला गाड़ी कह सकते हो, पुश करने से ही वो चलेंगे, उनको क्लोज मॉनिटरिंग करना होता है, उनको टास्क दो फिर पूछो किया कि नहीं तभी करेंगे। एक दूसरे वाई टाइप के जो है सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ डायरेक्टेड वर्कर होते हैं, उनको एक बार कह दो कभी भूलेंगे नहीं, आप भूल जाओ वो नहीं भूलेंगे, वो लगे रहेंगे काम करेंगे। उनको यदि आप क्लोजली मॉनिटर करोगे, हर समय पूछोगे, तो उनका परफॉर्मेंस डाउन चला जाएगा। इसके चलते ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है कि पहचानो कि वो एक्स टाइप का वर्कर है या वाई टाइप का। डगलस मैकग्रेगर। अब्राहम मैस्लो, आप हायरार्की ऑफ नीड जानते हो, फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान सिक्योरिटी, एंड सबसे टॉप में हम क्यों इस पृथ्वी पे आए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और बीच में जो है सोशल नीड। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने जो है बुक लिखा था द मोटिवेशन टू वर्क, मोटिवेशन टू वर्क, फ्रेडरिक हर्जबर्ग।
और उसमें उन्होंने जो है टू फैक्टर थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि उसका एक सीलिंग है, लेकिन जैसे मान लो कि बैठने की व्यवस्था, लाइट, सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द जॉब, लीजर, कितना देर लंच ब्रेक दोगे एंड ऑल, ये सब यदि आप कम दोगे तो इसका परफॉर्मेंस घट जाएगा, लेकिन ज्यादा दोगे तो एक लिमिट तक आके उसके ऊपर नहीं जाएगा। वो तो लोगों को एक्सपेक्टेड है। ये जो है हाइजीन फैक्टर है। लेकिन उसके ऊपर यदि आपको ले जाना है इस सील के ऊपर, तो आपको मोटिवेशन फैक्टर देना होगा, अपने जॉब को इनरीच करना पड़ेगा, वर्टिकल लोडिंग करनी पड़ेगी, अवार्ड देना होगा, रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, लाइक दैट। वर्क को ज्यादा मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्पा? इसके कॉन्टेक्स्ट में यदि पॉलिटिकल साइंस देखो तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका। और ये एक जर्नल निकालती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, जो कि सबसे फेमस जर्नल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मानी जाती है। हु इज द फाउंडर फादर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन? ऑफ कोर्स फ्रेडरिक्स, जो कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो ग्रुप था अमेरिका में, उसके 10 साल तक चेयरपर्सन रहे थे। Dwight Waldo is known for First Wiener Conference and New Public Management. Robert Dahl is known for polyarchy एंड डेमोक्रेसी पे काफी सारे बुक के लिए, और अपने प्लूरलिस्ट थ्योरी के लिए। प्लूरलिस्ट मतलब कि देर आर मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर इन ए सोसाइटी, कम्युनिटी, नेशन, नॉट ओनली स्टेट। एंड कार्ल जे फेडरिक जो है, ही इज नोन फॉर दिस बुक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1937, जिसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इज, अभी जो क्वेश्चन आपने देखा ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लिबरलिज्म, इंपेरियलिज्म, रैशनलिज्म एंड ऑल, तो वो कार्ल फ्रेडरिक की इसी बुक से आती है। कार्ल जे फ्रेडरिक इज अ मेन चीफ थिंकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। द बुक प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड बाय फ्रेड डब्ल्यू रिक्स किसको एनालाइज करता है? जो डेवलपिंग कंट्री या प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी पिकुलरिटी को, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटी, ना कि अंडर डेवलप्ड सोसाइटी, ना ही डेवलप्ड सोसाइटी। इसी पे उन्होंने फर्स्ट बुक लिखा था, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड। प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज द ट्रांजिशनल सोसाइटी। 71 देखो, in which year the concept governance was the first time highlighted in a World Bank document on sub-Saharan Africa? ये क्वेश्चन आपको बम कर सकता है, आप सोचोगे 1992, क्योंकि गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो 1992 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से आई थी। लेकिन जो गवर्नेंस का फर्स्ट टाइम जिक्र 3 साल पहले होता है, जो सब सहारा में जो वर्ल्ड बैंक ने काम किया, सब सहारन एरिया में, तो वहां उन्होंने देखा कि मेन जो पैथोलॉजी है, मेन जो बीमारी है उस तरह के समाज में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, वो ये नहीं है कि रिसोर्स नहीं है, वहां पे गवर्नेंस जो है पुअर है। गवर्नेंस इज द स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कैसे आप अपने रिसोर्स को मैनेज करते हो, जैसे कि बेस्ट, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, हाउ यू कैन एक्वायर द अनएक्वायर्ड, हाउ यू कैन अगुमेंट द अनएक्वायर्ड, अगुमेंट व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड, उसको सेफ रखो, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो। दिस ऑल आर स्टेट क्राफ्ट और गवर्नेंस, और वही लैक करते हैं ये अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये कहना था वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट 1989 में। इस रिपोर्ट का नाम था सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ, ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव स्टडी, 1989। और 2-3 साल बाद इन्होंने एक पूरा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दिया, जिसमें कि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट वो आगे लाए। 72 देखो, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। इस पे 2 क्वेश्चन है। ये नेहरू जी ने शुरू हुआ था सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत एक नया ऑफिस आया जो आज तक डिफाइन करता है रूरल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को। वो ऑफिस था, जैसे कलेक्टर का ऑफिस फेमस हो, ऐसे ये ऑफिस भी फेमस हो गया, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक जो है कुछ गांव का को मिला के बनाया गया था, वहां पे एक डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए एक ऑफिसर बैठाया गया, बीडीओ, जो उन गांव जो कि एक ब्लॉक के अंदर आता है उसके मुखिया के साथ मिलके उस, मतलब बीडीओ वाज द मुखिया फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड मुखिया वाज द पीपल साइड, और दोनों मिल करके गांव का विकास के लिए काम करते हैं। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होता है। इसके साथ में एक एक्सटेंशन सर्विस शुरू होती है कि जो साइंटिस्ट जो है वो दिल्ली में लैब में बैठ के जो है आविष्कार कर रहे हैं, वो खेत तक कैसे पहुंचे, गांव तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए ये हुआ कि साइंटिस्ट जो है वो गांव में जाएंगे, एक्सटेंशन सर्विस देंगे। उसके लिए बहुत सारे वहाँ स्कूल टाइप के खोले गए, जहाँ पे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट किसानों को समझा रहे हैं कि बीज कैसे यूज करो, अच्छे उन्नत खाद, बीज, पानी, और कैसे लाइफ को डॉक्टर जाके समझा रहे हैं साइंटिफिक वे में, एक्सटेंशन सर्विस। दिस वाज वेरी रेडिकल एंड बहुत ही वेलफेयर ओरिएंटेड था।
पूरे गांव की तकदीर इसे बदली। इसमें कुछ खराबियां जरूर थी, लेकिन वीडियो और मुखिया कॉम्बिनेशन बिकेम वेरी वेरी पोटेंट फोर्स फॉर वेलफेयर इन रूरल एरिया। 73 है, हु वाज द लीडर ऑफ द स्टडी टीम ऑन कम्युनिटी प्रोजेक्ट एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। अब क्या हुआ कि 5 साल इसको जब हुए तो नेहरू जी ने कहा कि एक कमीशन बनाएंगे, वो जाके देखेगी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा चल रहा है, एक्सटेंशन सर्विस कैसी चल रही है। उस कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए बलवंत राय मेहता। लेकिन उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, वीडियो से नहीं होगा, मुखिया भी जो है वो अभी इलेक्टेड नहीं होता है, इस ब्यूरोक्रेसी से नहीं हो करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दीजिए, उसको 3 लेयर बनाइए, जो अभी भी चलता है, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। वो सबसे इंपॉर्टेंट पंचायती राज की कमीशन बन गई, जबकि एक्चुअली में वो कमीशन थी कम्युनिटी प्रोजेक्ट एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस पे। उसको पढ़ लेना। 74, which of the following state is the first to pass the Lokayukta Act in India establishing the Lokayukta institution in 71? ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया। महाराष्ट्र was the first state to implement the Lokayukta by implementing the Lokayukta institution, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे चलो कुछ फर्स्ट मैंने दिया है। फर्स्ट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब 73rd अमेंडमेंट के बाद, पहले जो है वो तो आपको पता है कि राजस्थान थी, नागौर जिला में 1959 में नेहरू जी ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। सेकेंड स्टेट उसमें आंध्र प्रदेश बनी। लेकिन जब एक बार 92 में 73rd अमेंडमेंट लागू हुई 93 में, तो फिर कौन स्टेट जो है बना फर्स्ट, वो एमपी था, जिसने की नए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंप्लीमेंट किया। देन फर्स्ट सोशल ऑडिट लॉ, जहां पे कि सोशल ऑडिट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का हो सकता है, पीपल ऑडिट करेंगे, ये मेघालय ने किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेट टू हैव लोकल बॉडी ओम्बड्समैन, ये केरला ने किया। ये तीनों को याद कर। Which of the following country first introduced right to information act और अनसिस्टेड, ये क्वेश्चन बहुत घिसा पिटा हो गया है। यदि कोई ऐसी आय अच्छी चीज किसने किया है, लाइक ओम्बड्समैन, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो आप स्वीडन के पास जा सकते हो। स्वीडन जो है, यहाँ पढ़ लो कैसे उसने किया, किस नाम से। 76 देखो, अंडर हुज लीडरशिप मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसको शॉर्ट में कहते हैं MKSS, जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी राजस्थान से शुरू करके राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, वो किसके नेतृत्व में किया, वो अरुणा रॉय हैं, और उसके चलते इनको मैग्सेसे अवार्ड भी शायद मिला है, चेक करना, अरविंद केजरीवाल के साथ में RTI मूवमेंट चलाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, सिटीजन। अब यहाँ पे ना सेटर की थोड़ी कमजोरी नजर आती है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि सिटीजन चार्टर केवल गवर्नमेंट सिटीजन के बीच में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को भी सिटीजन चार्टर देना है यदि कोई वो सर्विस देते हैं तो गवर्नमेंट सिटीजन रिलेशनशिप केवल नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट में इट इज गवर्नमेंट सिटीजन रिलेशनशिप, जहां पे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस को डिक्लेयर करती है कि हम ये सर्विस डिलीवरी के ये मापदंड रखेंगे, ये करेंगे। ईएस कैप जो है, इसका क्या फुल फॉर्म है, तो ईएस कैप का फुल फॉर्म थोड़ा जानना चाहिए। ये छुपा हुआ ऑर्गेनाइजेशन से मैंने क्वेश्चन देखा, इसलिए अर्बिट नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, एशिया पैसिफिक की है, इसके बारे में मैंने यहाँ दिया है, स्कैप पढ़ लेना। द नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस, ये क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसका बड़ा सा लंबा सा नाम है, जबकि इसको पूरा इंडिया मिड डे मील के नाम से जाता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NPNSP। गुड क्वेश्चन, गुड वे टू आस्क, द मिड डे मील। थोड़ा ये पेपर ना कभी कुछ अच्छा पूछता है, कभी बहुत खराब। द बुक साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा, अब ये लड्डू क्वेश्चन भी चला गया। साइलेंट स्प्रिंग वी ऑल नो कि रैचल कार्सल जो है उन्होंने लिखा था 1963 में। इसमें जो है पेस्टिसाइड के इफेक्ट से कैसे जो है जलधाराएं सूख गई एक क्षेत्र में, उन्होंने ये बताया था। और ये जो है ना पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंटलिज्म, इकोलॉगिज्म के अवेयरनेस को बढ़ाने का बुक माना गया। बाद में जो है जेरेथ हार्डी ने लिखा द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन, क्लब ऑफ रोम की तरफ से रिपोर्ट आई द लिमिट टू ग्रोथ, एंड फिर बर्टलैंड रिपोर्ट आई आवर कॉमन फ्यूचर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन फर्स्ट जो है रेचल कार्सल थी, द साइलेंट स्प्रिंग। Who of the following gives currency to the idea of complex equality? Complex equality, माइकल वॉल्जर जो एक कम्युनिटेरियन थिंकर थे, लिबरल कम्युनिटेरियन थिंकर, उन्होंने 1983 में बुक लिखा स्फेयर ऑफ जस्टिस, डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। अब इसके बारे में एक्सप्लेन तो मैं क्या करूं, कितनी बार मैंने किया, अभी चलो भागते हैं। यहाँ पे टॉकवेल दिखते हैं, एलेक्स डे टॉकवेल। ही इज फेमस फॉर डेमोक्रेसी इन अमेरिका, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बहुत बड़े थिंकर, जिन्होंने
इस बुक में डेमोक्रेसी इन अमेरिका में अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कंपैरिजन की है. Utopianism is a style of political theorizing that develop a critique of the existing order by constructing a model for an ideal or perfect alternative. मतलब यूटोपियनिज्म जो है वो एक तरह का मेथड है कि आप जो करंट जो अरेंजमेंट है, जो सिस्टम है, उसको आप निगेट करते हो कि अच्छा नहीं है और एक एक सपनों की दुनिया में ले जाते हो. जैसे याद करो प्लेटो का आइडियल स्टेट यूटोपिया. तो उसमें जो है आप देखते हो वाह ऐसा भी हो सकता है क्या. तो इसको जो है इन दिस कॉन्टेक्स्ट यूटोपियंस आर कैरेक्टराइज बाय. तो अगेन ये ऑल ऑफ द भी सही है कि एबोलिशन ऑफ वांट. एबोलिशन ऑफ वांट का मतलब होता है वेस्टर्न थॉट में कि मटेरियल स्कार्सिटी एंड पॉवर्टी इज एलिमिनेटेड. मतलब आपकी जो जो बेसिक नीड है, नीड और वांट थोड़ा मिला देता है वेस्टर्न थॉट में. ये नीड है बेसिकली मटेरियल स्कार्सिटी एंड पॉवर्टी इज एलिमिनेटेड. तो एबोलिशन ऑफ वांट, एबोलिशन ऑफ नीड कह सकते हो, बेसिक नीड, मीटिंग बेसिक नीड, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई, न्यू हार्मनी याद करो रॉबर्ट ओवन का, कोई लड़ाई नहीं, कोई वॉर नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सब मिल करके हार्मनी से रह रहे हैं. अवॉइडेंस ऑफ वायलेंस एंड ऑपरेशन, नो वायलेंस नो ऑपरेशन. तो ऑल ये यूटोपिया है. यूटोपिया का उल्टा होता है डायस्टोपिया. डायस्टोपिया जो 1984 जो नॉवेल है जॉर्ज ऑरवेल का, वो एक डायस्टोपिया है. डायस्टोपिया एक बुरा सपना. यूटोपिया आपको सब्ज बाग दिखाता है, तो डायस्टोपिया आपको डराता है. आप नींद से जागो और डायस्टोपिक सपना देखो तो बोलोगे शुक्र है भगवान का कि ये सपना था. तो यूटोपिया नाम का बुक भी जान लो 1516. तो ईयर भी याद रख सकते हो. थॉमस मूर इसके लिए बहुत फेमस है. यूटोपिया नाम का नॉवेल. 83 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी. प्लेबिसाइट का मतलब होता है रेफरेंडम. मतलब आप जो है जनता से पूछते हो ये होना चाहिए कि नहीं, और जनता ये से नो जो प्लेबिसाइट कहते हैं. लेकिन प्लेबिसाइट को मैक्स वेबर ने जिस टाइप से डिफाइन किया, वो टोटलिटेरियनिज्म की तरफ चला जाता है. आप जनता को पहले तो भरमा देते हो, और जनता तो ऐसे ही फिकल माइंडेड होती है. और फिर आप पूछते हो क्या आप चाहते हो कि जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं जो कि इतने महान हैं, वो तो उन्होंने तो क्या नहीं चमत्कार कर दिया, और 20 साल तक शासन करे. जनता बोलेगी हाँ. या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आप चाहते हो कि जो सुप्रीम लीडर जो इतने अच्छे शासन कर रहे हैं उनको हटा करके एकदम एक अननोन लीडर को दे दिया जाए सत्ता. लोग बोलेंगे नो. और फिर आप बोलोगे जनता ने हमें कहा है शासन करो और हम करेंगे, क्वेश्चन बदलोगे. तो टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनता से बार बार पूछते हो. इट अलाउज पब्लिक टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन पॉलिटिकल इशू डायरेक्टली, एंड पॉलिटिकल लीडर्स मैनिपुलेट द मासेस थ्रू ऑरेटरी, जिसको डेमागॉग कहते हैं, अपील टू देयर इमोशंस पैशंस प्रीजुडिस. ऑलवेज होता है, जनता इसके लिए बैठी हुई है तैयार. यहाँ पे ही आके होती है कि जनता क्या है. यदि आप बहुत सारे थिंकर का देखो जो इलीट थ्योरी से लेकर के, और अभी मैं मार्कंडे काटजू को सुन रहा था और एरिस्टोटल को देखो, तो उनका कहना है कि एक मान लो पॉपुलेशन है, चाहे 2 करोड़ की पॉपुलेशन हो किसी कंट्री में, चाहे इंडिया में 140, उसमें 99% जनता जो है वो फिकल माइंडेड है. उसको कोई कुछ भरमा देगा, कोई व्हाट्सएप पे चला जाएगा एंड ऑल सब. मतलब कि वो बैठे हुए हैं फॉल्स फूड को स्वीकार करने के लिए, और उन्हीं वही लोग जो है फ्यूल बनते हैं टोटलिटेरियन रिजीम के लिए. जो 1% है उनको सब नजर आता है. लेकिन डेमोक्रेसी में 1% का कोई रोल नहीं है. वो केवल क्रिबल कर सकते हैं, नॉवेल लिख सकते हैं, जेल जा सकते हैं, टोटलिटेरियनिज्म में मारे जा सकते हैं. लेकिन उनकी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 99% जनता जनता जो है वो फिकल माइंडेड है, रेडी है भरमाए जाने के लिए. तो इसीलिए टोटलिटेरियनिज्म जो है वो डेमागोगी के थ्रू होती है, प्रोपेगेंडा के थ्रू होती है. सबसे पहले जो है मीडिया, बुक, नॉवेल, बुक्स, उसको जो है प्रोपेगेंडिस्ट वे में जनता को सौंपा जाता है कि वही चीज देखो जो हम तुमको दिखाना चाहते हैं. दैट इज, एंड उसी को जो है प्लेबिसिटरी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट करती है. मैक्स वेबर इसके चीफ थिंकर है, ऑल ऑफ द एवर. मैच द मेजर वर्क बाय माइकल ऑक्सफोर्ड. तो माइकल ऑक्सफोर्ड एक वेरी फेमस जो है वो थिंकर ऑफ कंजर्वेटिज्म है, जो परंपरा, ट्रेडिशन एंड मतलब इम्परफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर की तरफ देखते हैं. उन्होंने जो बुक लिखा है उसमें ये चारों मैंने दे दिया है. अब ये काफी कठिन हो जाता है कि माइकल ऑक्सफोर्ड की चारों बुक का आपको जो है वो क्रोनोलॉजी जानना है, तो इसको देख लो. इनकी ये सब बुक है बहुत फेमस. और लेकिन इसकी ईयर तो मैंने भी कभी नहीं याद दिया था, गौर किया था, आज मैं आपके लिए देख रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर हैज रिटन द बुक द इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स.
तो ये भी जो है एक तरह का मैं कहूंगा कि आर्बिट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये थिंकर भी बर्नार्ड क्रिक उतने नोन नहीं है। एक दो क्वेश्चन मैंने देखा है, लेकिन इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स यदि आपको कोई पूछे तो जवाब देना मुश्किल होगा। Despite difference among a socialist political thinker, we shall locate the common feature in terms of following. आप कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन ऑल ऑफ द भी इसमें भी सही है, क्योंकि जैसे सब में है। तो ह्यूमन नेचर को जैसे लिबरलिज्म जो है वो पॉजिटिव मानता है, तो सोशलिज्म भी पॉजिटिव मानता है। आप यूटोपिक सोशलिस्ट को देखोगे तो म्यूचुअलिज्म पे जाते हैं कि ह्यूमन इतने अच्छे हैं कि उनके लिए कोई स्टेट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इन जनरल सोशलिस्ट जो है ह्यूमन नेचर को ठीक मानते हैं कि वो मेल भाव से रह सकते हैं, कोऑपरेशन उनके बीच में है। फ्रीडम का वो पॉजिटिव व्यू लेते हैं। इसे आप बर्लिन का जो निगेटिव और पॉजिटिव है ना, तो उसमें वो पॉजिटिव व्यू लेते हैं, जहाँ पे कि इनर जो विल पावर आपके अंदर है, आप मास्टर ऑफ योर ओन विल, ओन डिजायर हो, या आपकी कैपेबिलिटी कोई बढ़ा दे, आपकी लाइफ चॉइसेस बढ़ा दे, तो वो उस टाइप के फ्रीडम को देखते हैं। मतलब कि जो पॉजिटिव फ्रीडम है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम है, सपोर्ट फॉर इक्वलिटी तो बेसिक है, मतलब उनका पहचान है सोशलिज्म का, तो ऑल द एवर। द फेमस वर्क विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन इज रिटन बाय विच। अब ये तो बुक इतनी फेमस है, वी ऑल नो, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने इसको लिखा है। यहाँ कैरोल गिलगिन दिखती है, जिन जो जानी जाती एथिक्स ऑफ केयर। इसके बारे में और पढ़ लेना कि कैसे ये जो ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑफ जस्टिस से जो है वो बोलती हैं कि जस्टिस जो है वो मस्कुलिन है, जिसको वेस्टर्न थॉट में बहुत बड़ा चीज माना जाता है। वो ऑब्जेक्टिव है, इम्पेरिकल है, तर्क पे आधारित है। जबकि लाइफ जो है इतना तर्क और लॉजिकल इम्पेरिकल नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है, इमोशनल होता है, पैशन से गैर, तो वो तो इथिक्स ऑफ केयर है। यदि केयर, रिलेशनल, इम्पैथी से चले तो जस्टिस का दूसरा मायने होगा। 88 देखो, कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट एलियनेशन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑर्डर। अलगाव, एक तरह से डिसइंचैंटमेंट, जो आपको किसी चीज को देख के अजूबा लगे कि ये क्या है, तो उसको एलिनेशन कहते हैं, जबकि वो आपका आपका ही पार्ट है। जैसे आप अपने शर्ट को देखो, बोलो अच्छा ये मेरा है। जब किसी को डेमेंशिया होता है तो आप ऐसा फील करोगे कि मान लो आपके फादर को डेमेंशिया हो, गॉड ना करे कि ऐसा हो, तो वो आपको भी एक दिन देखेंगे तो ऐसे भी बोलेंगे तुम कौन हो, यू विल वीप, आप रो दोगे। लेकिन इसी को यही एलिनेशन है, मतलब द पर्सन डजंट फील दैट दिस पार्ट, जो उसका एक पार्ट होता है वो मेरा है। तो वर्कर जो है वो कैपिटलिज्म में ऐसा ही होता है। एक कार चमकीला सा दिखता है, उसको कोई बोलेगा पता है तुमने ये कार बनाया, अच्छा मैंने बनाया है, क्योंकि वो बेचारा एक हैंडल बना रहा है, एक असेंबली लाइन, उसको पता ही नहीं कि वो क्या बना रहा है, उससे वो एसोसिएट भी नहीं कर पाता है। जैसे ये वीडियो मेरी क्रिएशन है, मैं इसे एसोसिएट कर पाता हूँ। लेकिन मान लो कि यदि मैंने 100 स्टूडेंट में बांट दिया है कि तुम ये पार्ट जो तुम रिसर्च करके ये स्लाइड करो, तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो इस वीडियो को उसने बनाया है। तो एलिनेशन, तो ये उसने किस बुक में कहा है, दिस आर्गुमेंट इज मेड इन विच ऑफ हिज वर्क। तो ये इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 है। ये बच्चे रट जाते हैं, आप भी रट जाओ। Which of the following thinker argues that individuals should have right to cultural membership? In this context, the further distinguishes between three different type of right: self-government right, polyethnic right, and special representative right. ये तीनों right माइनॉरिटी को मिलना चाहिए। जैसे ही आए वैसे आपको इस बुक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप 1995 विल कैमिल्का की याद आनी चाहिए। लिबरल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, यहाँ जेम्स टूली दिखते हैं, इनकी जो बुक है स्ट्रेंज मल्टीप्लिसिटी, उसको देख लो, उसके बारे में थोड़ा जान लो। जेरेमी वेल्डन की बुक जो है गॉड, लॉक एंड इक्वलिटी, ये भी बहुत फेमस है। द टूल्स ऑफ रियलिज्म, ए स्टेट सेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड विच रिमेन्स बेसिकली चेंजलेस, लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ conflict in terms of cultural and what he calls civilizational difference। पहला पार्ट ऐसा उटपटांग लिखा है, लेकिन दूसरा पार्ट आते आते क्लास ऑफ सिविलाइजेशन आपके दिमाग में आने लगेगा। द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, हटिंगटन की। तो हटिंगटन ही ने ये कहा है, लेकिन इसको दो बार पढ़ो ये क्या कहना चाहते हैं। वैसे क्लास ऑफ सिविलाइजेशन इज वेरी फेमस, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। विलियम गोडविन यहाँ पे दिखते हैं, उन्होंने बुक लिखा था इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस 1793 में। विलियम गोडविन जो है मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के पति थे, और इनकी जो बेटी है उनके नाम में अभी मुझे याद नहीं, मैंने शैली करके है, वो वोल्स्टनक्राफ्ट भी लगाती थी। तो उन्होंने जो है फ्रैंकेनस्टीन बुक जो है, जो कितनी फेमस हुई, बहुत बड़ी नॉवलिस्ट बनी थी,
मैरी वुllstonecraft और विलियम गोडविन की बेटी। बेंजामिन डिज़राएली यहाँ दिखते हैं, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बहुत पहले। मिल्टन फ्रिडमैन दिखते हैं, जो रॉबर्ट नॉजिक एंड फ्रेडरिक हयाक के साथ फेमस लिबर्टेरियन थिंकर हैं। ही इज नोन फॉर दिस बुक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962। यहाँ मैच करना है तो इतना आसान है कि रिपब्लिक प्लेटो ने लिखा है, यदि ए का 3 और उससे ये क्रैक हो जाता है। बाकी मैच करना, अब ये लड्डू क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो शुरुआत इन्होंने कुछ लड्डू से किया, अंत भी लड्डू से कर रहे हैं। The political ills and injustice can be eradicated if knowledgeable people, just like philosopher King, are put at the helm of the city-states politics. Helm मतलब कि उसके क्रियाकलाप में मेन भूमिका निभाने वाले, जैसे चंपत राय जी was the helm of affair of the राम जन्मभूमि ट्रस्ट या जो भी। तो हेल्म मैं केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, कि कोई नाम लेके कुछ आपको बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज हो रहा है मेरे दिमाग में आ गया। हेल्म ऑफ द अफेयर मतलब कि हु इज एट द सेंटर ऑफ थिक ऑफ थिंग्स ऑफ द थिंग। तो political ills and injustice can be eradicated if knowledgeable people are put at the helm of a city-state's politics. The above belief of Plato is influenced by whom? अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि सिसरो जो है वो 300-400 साल बाद आते हैं प्लेटो के। थॉमस एक्विना तो 1200 कुछ में आते हैं, प्लेटो जो है 400 समथिंग बीसी में काम करते हैं। सोक्रेटिस उनके गुरु हैं, तो एक ही हो सकता है ना, एरिस्टोटल के गुरु नहीं, सॉरी एरिस्टोटल उसके बाद आते हैं, तो उससे वो इन्फ्लुएंस कैसे होंगे? तो सोक्रेटिस को छोड़ के प्लेटो से पहले कोई नहीं आए हैं इसमें, इसलिए सोक्रेटिस। Aristotle's tendency to stay close to the tradition of his society is often presented as a mark of his। ये बड़ा ही कठिन क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि एरिस्टोटल जो उस समय में समाज की परंपरा थी, लाइक स्लेवरी, वुमेन को नीचा तरह तौर पे देखना, उससे वो हटे नहीं। मतलब कोई उन्होंने रेडिकल प्लेटो की टाइप की बात नहीं की, वो सबको मान लिया उन्होंने। ये क्या दिखाता है? एक कि वो कंजर्वेटिव थे, दूसरा उनके रियलिस्ट प्रैग्मेटिक को बताता है कि यदि हम उसी को चेंज करने लगे तो मेरी बात कौन सुनेगा। तो रियलिज्म को भी दिखाता है, रियलिज्म प्रैग्मेटिज्म, नॉट इन द रियल पॉलिटिक के टर्म में। वो तो वैसे नॉर्मेटिव थे। तो बोथ 1 and 2। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, फेलिसिटी क्या मीनिंग, मैंने कई बार बताया, फेलिसिटी एक आर्किक इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग होता है खुशी, प्लेजर। और प्लेजर मतलब हर मनुष्य फेलिसिटी चाहता है और पेन को अवॉइड करना चाहता है। तो हॉब्स के ही थॉट में मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म का जो है बीज छिपा हुआ था, इसलिए इसको मॉडर्न यूटिलिटेरियन का आप ग्रैंडफादर भी कह सकते हो। अब यहाँ जो है कैसे ये कंजर्वेटिव थे और कैसे रियलिस्ट, किस टर्म में ये, उसको पढ़ लो, थोड़ा और ज्यादा नॉलेज इसमें इस क्वेश्चन का मिलेगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट रीजन एजर्सन। चलो एजर्सन देखते हैं। फॉर लॉक द स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ पीस। उन्होंने कहा था कि पीस, लेकिन फ्रेजाइल पीस। ह्यूमन रीजन है कि ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल क्रिएचर कैपेबल ऑफ डिस्कवरिंग मोरल ट्रूथ एंड ओबेइंग देम। नेचुरल लॉ को वो समझ पाते हैं थ्रू जो गॉड गिवन सेंस ऑफ रीजन है, और इसी के चलते वो थोड़ा बहुत पीस से रह पाते हैं। तो ए, बोथ A and R true, and R is the correct explanation of A। 96 देखो, which is true about Rousseau's man's nature। क्या कहना चाहते हैं ये? स्टेट ऑफ नेचर रूसो कहना चाहते हैं, या रूसो का जो ह्यूमन नेचर पे क्या था, जो भी कहना चाहते हैं। स्टेट ऑफ वॉर, तो उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो नोवेल सैवेज के फॉर्म में आता है, पीसफुल है, कंटेंटेड है, मतलब कि वो संतोष में है। स्टेट ऑफ वॉर तो बिल्कुल नहीं है, हॉब्सियन है, तो 1 नहीं होगा। Individuals live peacefully, yes। Human beings are characterized by self love and pity केवल था। तो life was peaceful, frugal, contented, like this, lazy। ये कह रहा था उनका state of nature का। तो 2 and 3 is correct। 97 देखो, बेंथम के लिए, for Bentham utilitarianism not only described how human beings act so as to maximize pleasure and minimize pain, केवल ये explanation या description नहीं था, but it also prescribed और advocated such action। जैसे ही कोई prescribe करे कोई political thinker के ऐसा होना चाहिए, तो normative हो गया। normative का मतलब prescribe, जैसे डॉक्टर prescribe करता है। it is not only descriptive but prescriptive और normative। 98 देखो, ये इसमें ना जेएस मिल के जो बुक है उनको अरेंज करने के लिए आया है। तो सिस्टम ऑफ लॉजिक सबसे पहले इन्होंने लिखा था 1843 में। तो ए का 4 और इससे जो है आप इन दोनों को गायब कर सकते हो।
उसके बाद ऑन लिबर्टी जो है वो बी का 1, तो बी का 1 से जो है ये क्रैक हो जाता है, बाकी मैच कर लेना। दो बुक यहाँ पे जो नहीं उन्होंने दिया है, यूटिलिटेरियनिज्म 1861, इसको भी याद कर लो, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869, जो वो अपने पत्नी के साथ उन्होंने लिखा था, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन हैरियट टिलर के साथ। हेगल्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इज रिलेटेड टू, उनका कहना था कि इंडिविजुअल फ्रीडम आइसोलेशन में नहीं हो सकता है, कोई मोरलिटी नहीं है, कोई भगवान या गॉड नहीं है, रिलीजियस डिवोशन, रिलीजन से कोई नाता नहीं है, इट इज ए फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन अदरनेस, अदर में अपनी इमेज को देखना इज फ्रीडम। यदि आप दूसरे से इंटरेक्ट करते हो और वहां आपके आइडेंटिटी को स्वीकार किया जाता है जैसे आप हो, तो आप फ्रीडम गेन करते हो, मोरल फ्रीडम, objective freedom, sorry, not moral. Freedom is realized once one rational will is reconciled with the universal ethical order, that is family, civil society and state. और इस स्टेटमेंट को पढ़ लें, डिफिकल्ट क्वेश्चन 100 है। यहाँ पे भी देखो, इसमें भी शायद कुछ इशू है, मेजर इशू है, कुछ नहीं, क्योंकि ये गलत है, ये 1953 नहीं होना चाहिए था, 1958 होना चाहिए था। ये ईयर कभी आप भूल नहीं सकते, क्योंकि इस ईयर में हाना आरेंट ने ह्यूमन कंडीशन नाम की बुक लिखी थी, इसके चलते ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। बाकी उन्होंने ऑन वायलेंस जो है 1970 में लिखा था, और फर्स्ट बुक उनकी आई थी 1951 में, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, और ऑन रिवॉल्यूशन 1963 में। तो ये चूंकि गलत है तो कोई मैच कर ही नहीं सकते हो, अदरवाइज आप मैच कर लोगे यदि 1958 इसको मान लो। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑफकोर्स ये थकाने वाला एक्सरसाइज था, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिले हैं। आप यदि इसको देखो तो यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी सबके लिए आपको फायदा होगा। यदि आप जानना चाहते हो कि यूजीसी नेट की कब से जो है फाउंडेशन बैच शुरू हुई, जो फर्स्ट बैच ऐसा होगा 1 अगस्त से, और थर्ड बैच सीयूईटी पीजी फाउंडेशन बैच 1 सितंबर से होगी। यदि आप पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो याद रखो वेबसाइट paulsciencehelp.in, ईमेल याद रखो paulsciencehelp@gmail.com, एंड टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp, एंड ट्विटर @paulsciencehelp, POLSC हेल्प यदि आप दोगे तो आपको हर जगह यही मिलेगा। इवन आप गूगल पे लिख के देखो पॉल साइंस हेल्प, आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है। और यदि आप सीएससी प्रीलिम्स या सीएससी टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो जो अभी फ्री है, तो आप मेल करो अपनी इंटरेस्ट इस मेल आईडी पे, अपना नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर। आप बन सकते हो फ्री टेलीग्राम ग्रुप ऑन सीएससी, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज फ्री मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम आई विल गाइड यू फॉर फ्री। चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बाय, एंजॉय द